आईने के सामने खड़ी होकर आशना तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी। लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। थोड़ा टचअप और कर लेती हो। शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजर दूल्हा दुल्हन के अलावा खुद पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। ओहो, अब ये डियो कहाँ चला गया? यहीं तो रहता है। रवि से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका हस्बैंड रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन रवि मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार आशना ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर आशना को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर आशना भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? अरे नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? अजीब हाल है। सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर आशना गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहें। वो जो चाहे औरतें वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहाँ वो चाहे औरतें जाएं। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। आशना देखो, तुम बात को क्यों च्युइंगम की तरह खींच रही हो? मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं ना पहनूं ये अब आप डिसाइड करेंगे। आशना, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूंगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। बीमार तो बहाना है रवि। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। नहीं आशना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। रवि बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि आशना सुनेगी नहीं। आशना मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नजर उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन आशना तो बहुत खुश थी। देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की मेरे इन कपड़ों को लेकर। रवि ने आशना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी आशना के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रवि की वाइफ को क्या हो गया वर्मा? देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? अच्छी तो है ड्रेस शर्मा। अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने उसे सर्दी नहीं लग रही, तो तुम क्यों अपना खून जला रहे भाई हैं? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नजर आशना पर ही थी, लेकिन आशना को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रवि, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आशना की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रवि, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें? घर? शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं रवि, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। रवि और आशना अपनी कार से घर वापस लौट आए। अगले दिन की बात है। आशना ने रवि को कांपते हुए जगाया। रवि उठो ना। क्या हुआ आशना, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? रवि ने आशना के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। आशना, तुम्हें तो तेज बुखार है। रवि ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि आशना ने कहा, रवि उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। आशना को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रवि, बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर आशना जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। आशना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। आशना का शरीर ठंडा होता जा रहा था।
उसकी हालत देखकर रवि बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने आशना का चेकअप किया तो इन्हें इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आशना को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, चिंता की बात तो है। उनका चेस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीवियर निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से चेस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से चेस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। हे ईश्वर, आशना को ठीक कर दो। पूरी रात रवि आशना के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक आशना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। रवि अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गईं। सफेद कपड़ों में लिपटी उसकी आशना शांत सी लेटी हुई थी। आशना, आशना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज आशना, उठ जाओ, उठ जाओ मेरी खातिर, प्लीज 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 उठ जाओ। मुझे इस तरह इस सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूं। आप उनसे मिल सकते हैं। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। आशना होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। नहीं आशना, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर तैरेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों? रवि की बातों को सुनकर आशना ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। प्रिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी, मम्मी, यहाँ मायके में तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहां मेरा कितना अपमान होगा। जब मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बेड पर सुसु करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयां सूटकेस में रख दी हैं, तूने समय पर लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना, तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हो। प्रिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन प्रिया, अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं होना? नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी, आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मजे करेंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात, प्रिया बेटा, ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पर मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीजें खाने से मुझे और ज्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूं, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। है ना कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम,
हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाती हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। जी जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब क्या करूं, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो मेरी तो सारी सच्चाई माँ जी और रवि के सामने आ जाएगी। उस रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात में 2 बार बाथरूम हुई थी, पर चिंता और डर से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं था। इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। रवि बेटा, हम बेड पर सूसू करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूं इसे अभी के अभी इसकी माँ के घर भेज दे। अब तू ही इससे बात कर। माँ, मैं ये बात जानता हूँ। मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सूसू करने की आदत है। क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया। रवि इस बारे में जानते थे पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चली? मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था। प्रिया, तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते से ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता ना चले। मां, प्रिया की नजर से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। मां, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और मां, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो जरूरत होती है। तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। मां, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा मां, एक बात बताओ, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? मां, अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। रवि की बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, न कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। प्रिया रात में कभी अलार्म से ना उठ पाए तो रवि उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय में ही प्रिया की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है।